Hello, my dear friends. In this video, we are going to discuss on very important subtopic under the dengue, and the name of the subtopic is clinical course in the dengue. This is very important. अब what is this clinical course? Clinical course क्या होता है, इसको समझने के लिए let's suppose this is the dengue virus that entered in our body. हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है और आने के बाद क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और 2 दिन के अंदर विद इन 2 days इट्स नंबर बिकम्स वेरी हाई. अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और अगले 2 दिन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, कम्प्लीटली रिमूव कर देती है. ठीक है, मतलब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस आता है वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है. और रिस्पॉन्स में क्या करती है, साइटोकाइंस एंड इंटरफेरोन्स सिक्रेट करती है. साइटोकाइंस और इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, हमारे अंदर फीवर कराते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं. उसको बढ़ाने से क्या होगा, इन वायरसेस को हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वायरस आता है उसके कुछ देर के बाद ये साइटोकाइंस और इंटरफेरोन्स ब्रेन में जाकर, हमारे हाइपोथैलेमस में जाकर क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. एंड जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो सडन होता है. ठीक है, सडन होता है और कितना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हाई ग्रेड टाइप का फीवर करा देते हैं. तो यू कैन सी हियर सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा. इसको बोलते हैं हाई ग्रेड बॉडी फीवर. इसको क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड फीवर. अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है अचानक से, सडन ऑनसेट, इट इज़ सडन ऑनसेट एंड इट इज़ हाई ग्रेड टाइप ऑफ फीवर. और फिर हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वायरसेस को हम डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं तो फीवर जो है वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है. बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पर आ जाता है. तो स्टार्टिंग के 2 दिन के अंदर हमको बहुत ज़्यादा फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और फिर 2 दिन के बाद फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं, फीवर वगैरह, वो क्या होने लग जाते हैं, सबसाइड होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं. तो ये 4 दिन जो हैं ये हमारे लिए थोड़े से क्रूशियल होते हैं, जो हमारे अंदर बेचैनी कर देते हैं. ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स की वजह से हमें इन 4 दिन, जैसे ही वायरस आता है और वायरस इसको डिस्ट्रॉय हम कर देते हैं, उस टाइम के ड्यूरेशन में हमारे अंदर क्या बना रहता है, फीवर बना रहता है. ठीक है, अब बात करते हैं, ये वायरसेस का नंबर जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, हमारी ब्लड पिक्चर के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहला जो चेंज देखने को मिलता है हमको, ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है. क्यों देखने को मिलता है ल्यूकोपेनिया, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है. क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये वायरसेस कौन सी सेल्स को जाके इन्फेक्ट कर रहे थे, WBCs को जाकर इन्फेक्ट कर रहे थे, लैंगरहैंस सेल को जाकर डिस्ट्रॉय कर रहे थे. तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला जो ब्लड पिक्चर हमको देखने को मिलती है, ब्लड पिक्चर के अंदर चेंज देखने को मिलता है, वो ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है. और इसमें क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स को भी जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं. तो प्लेटलेट्स का लेवल पहले नॉर्मल होता है, और जैसे ही ये वायरसेस की ग्रोथ होती है प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. लेकिन यहाँ पे अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हाई रिस्क ग्रुप में अगर वो नहीं आता है पेशेंट, तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स का लेवल हमको देखने को मिलेगा कम, वो सिर्फ माइल्ड टाइप की थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने के लिए मिलेगी हमको. ठीक है, सीवियर टाइप ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को नहीं मिलेगा. सीवियर टाइप का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहाँ पर देखने को मिलता है, हाई रिस्क ग्रुप पीपल के अंदर. हाई रिस्क ग्रुप में जो आते हैं उनके अंदर सीवियर डेंगू हो सकता है बिकॉज ऑफ सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 डेज हैं वो हमारे लिए थोड़े से क्रूशियल रहने वाले हैं, थोड़े से हमारे अंदर बेचैनी करने वाले हैं. उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है. एज यू कैन सी हियर, तो ये वायरस ने एंट्री किया, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एंड विद इन 2 days its level becomes very high, and as the immunity develops their level start to decrease, and viruses जो हैं वो after 4 days there are no virus in our body, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ने completely destroy कर दिया है सारे वायरसेस को. अब यहाँ पे फीवर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की, तो सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, और फिर नॉर्मल हो जाता है आफ्टर 4 days. प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का लेवल पहले नॉर्मल होता है, फिर जैसे ही वायरसेस की ग्रोथ होती है तो प्लेटलेट्स का लेवल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, और फिर हमारी बॉडी जैसे ही 4 days के बाद
जब वायरसेस नहीं होते हैं तो वापस से नॉर्मल प्लेटलेट्स का लेवल होना स्टार्ट हो जाता है एंड विद इन 4 डेज, अगले 4 दिन के अंदर जो है प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल हो जाता है। मतलब 4 डेज, स्टार्टिंग के जो 4 डेज है इन्फेक्शन से लेके उस टाइम तक हमारे अंदर क्या बना रहेगा, फीवर। इसलिए इस टाइम को बोलते हैं फेब्राइल फेज। और अगले 4 दिन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीटली रिकवर कर लेती है, प्लेटलेट्स, बॉडी का टेम्परेचर, ऑल थिंग्स बिकम्स नॉर्मल। और अगले 4 दिन के लिए हम बोलते हैं कि जो अगले 4 दिन जो होते हैं वो कौन सा फेज होता है, रिकवरी फेज। मतलब स्टार्टिंग के 4 दिन हमारे लिए थोड़े से बेचैनी वाले रहने वाले हैं, फिर अगले 4 दिन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक रिकवर कर लेती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो फीवर है इसके लिए हम एंटीपायरेटिक दे देते हैं, पैरासीटामोल, बस, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हमको, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो डेंगू से ऑटोमेटिक रिकवर कर लेती है। इन द 90% केसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर डेंगू होता है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेशेंट को हम एश्योर कर देंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फीवर आ रहा है आपको तो हम पैरासीटामोल दे देते हैं आपको, और फीवर की वजह से क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम ORS वगैरह पीने के लिए बोल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए आप, ये बोल देंगे हमारे पेशेंट को, एश्योर कर देंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में नहीं आते हैं। ठीक है। जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू डेवलप होती है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो IgG और IgM टाइप की बनती है अगेंस्ट दीज डेंगू वायरसेस। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, और लगभग इन्फेक्शन से एंट्री करने के, वायरस के एंट्री करने से लगभग 3 दिन के अंदर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाती है। विद इन 3 डेज़ ये एंटीबॉडीज़, IgG और IgM टाइप की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी जो है वो बना लेती है। और आगे फ्यूचर में अगर सेम सीरोटाइप अगर इन्फेक्ट करेगा हमको तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई है ऑलरेडी, ये बचा लेंगी हमको डेंगू से। ठीक है। ये एंटीबॉडीज जाकर इन वायरसेस को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है। अब बात करते हैं वो पेशेंट जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, एंड दे आर ओनली वेरी फ्यू। मतलब हाई रिस्क ग्रुप के अंदर जो पीपल आते हैं वो लगभग 5 से 10% या उससे भी कम केसेस होते हैं। तो ओनली 5 to 10% केसेस के अंदर डेंगू जो है वो सीवियर होने वाला है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इनमें। अब बात करते हैं, ये वायरस आता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी मतलब कि हाई रिस्क ग्रुप जो मेंबर हैं उनके अंदर ये वायरस आता है, और इनके अंदर क्या है, इम्यूनिटी कम है, तो ये वायरस रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये वायरस इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो वायरसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर ग्रोथ करते ही रहते हैं। अब ग्रोथ करते ही रहेंगे तो इससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर तो बड़ा शुरुआत में पहले बढ़ा हुआ मिलेगा, फिर थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है, फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ही बना रहेगा, और कुछ समय के बाद जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगी इसके अगेंस्ट में, तब जो फीवर है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पर आ जाता है। ठीक है। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या नॉर्मल पर पहुंच पाएंगी? नहीं, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल होने देंगे? ये नहीं होने देंगे। तो प्लेटलेट जो है वो डिक्रीज़, कम होने लग जाती है इन वायरसेस की ग्रोथ की वजह से। वायरसेस जो हैं वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और प्लेटलेट जो हैं वो लो कंडीशन में ही रहती है। इसमें हो जाता है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से क्या होगा, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग की वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से शॉक में भी जा सकते हैं, क्योंकि बॉडी को जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो पेशेंट क्या हो जाता है, शॉक में चला जाता है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो पहले हमको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेमरेजिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले हमको डेंगू हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है, उसके बाद जो है पेशेंट शॉक में चला जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये दोनों जो फेज़ हैं ये क्रिटिकल फेज़ में आते हैं। तो शुरुआत के 4 दिन कौन सा फेज़ रहता है, फेब्राइल फेज़, और फिर
अगला जो टाइम होता है, अगला जो फेज़ होता है जिसमें ब्लीडिंग, ऑर्गन डैमेज, शॉक में चला जाता है, उस फेज़ को बोलते हैं क्रिटिकल फेज़। और जब ये पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर से जो भी ब्लड बाहर आया था, वो वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो है वो बॉडी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कोई इंटरवेंशन करते हैं क्रिटिकल फेज़ को रोकने के लिए, तभी जो है वो बॉडी इन पेशेंट्स की रिकवर होती है, अदरवाइज पे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये क्लिनिकल कोर्स माय डियर फ्रेंड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस कंडीशन में डेंगू से घबराना नहीं है। अगर हम हाई रिस्क ग्रुप में नहीं आते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और उनको अगर डेंगू होता है तो उनके अंदर 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। एक तो फेब्राइल फेज़, और दूसरा क्रिटिकल फेज़, और तीसरा फिर रिकवरी फेज़